कमाल अख्तर साहब का बहुत बहुत स्वागत है द सेट टॉक में। माननीय मंत्री जी, आप मुझे बताओ, उत्तर प्रदेश के कितने परिवारों को नौकरी दे दी, कितने लोगों को रोजगार दे दिया। मैं कह रहा हूं ये सरकार गरीब लोगों से रोजगार छीनने का काम कर रही है। अच्छा सर, पीडीए क्या है? पीडीए एक ऐसा नारा है जो इस बार उत्तर प्रदेश और देश के अंदर सबसे ज्यादा उपेक्षित और सबसे ज्यादा पीड़ित है। बताया जाता है कि आजम खान से कमाल अख्तर साहब के राजनीतिक मतभेद हैं। क्या ये सच है? देखिए, आजम खान साहब हमारे राज्यसभा सांसद थे तो आपने सदन में महिला बिल फाड़ दिया था, ऐसा क्यों किया था आपने? कल कोई भी बिल आएगा, अगर कोई आदमी उसका विरोध करेगा, उसके सुझाव नहीं माने जाएंगे तो सरकार हर बिल को तानाशाही तरीके से पास कराने का काम करेगी। ये वक्फ बिल का इतना विरोध क्यों कर रहे हैं आप? साथियों के साथ कहता हूं कि समाजवादी पार्टी बिल का विरोध करती है, वोट पड़ेगा तो हम इसके खिलाफ वोट डालने जा रहे हैं। वो दिल्ली की हिस्ट्री है कि ऐसा किसी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसका भी इस्तेमाल इतना बड़ा जामिया के अंदर नहीं हुआ। तो आपको पता था कि आप राज्यसभा जाने वाले हैं? मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि मैं राज्यसभा के अंदर जाऊंगा। 2019 और 2024 हमें पता लगा है कि लोकसभा का सिंबल आपके पास है। सिंबल मेरे पास नहीं था। जी, क्या आप मानते हैं कि भारत में विपक्ष की मौजूदगी या विपक्ष कमजोर हुआ है? बिल्कुल नहीं मानता। हाँ, इतना जरूर है कि सरकार ने विपक्ष को दराने के लिए उजारी बिहारी निहारी, ये नारा किसने दिया था और क्या थी इसके पीछे की वजह? नहीं, ये कोई राजनीति में अहम पदों पर रहे हैं, राज्यसभा सांसद रहे, पहली बारी में ही आप कैबिनेट मिनिस्टर बने, लेकिन फिर भी आप उजारी की चेयरमैन ही नहीं छोड़ते। मित्र तो होते हैं लेकिन दुश्मनों को भी होना बहुत जरूरी है। जी, हाँ, ये राजनीति का पार्ट है। और जिस आदमी का विरोध नहीं होगा वो आदमी जिंदगी में राजनीति नहीं कर सकता। जिसने जो संघर्ष विरासत के अंदर मिला था, उस संघर्ष को अच्छी तरह बखूबी निभाने का काम इस देश के अंदर किया है, तो उसमें अगर कोई पहला नाम है तो उसका नाम है अखिलेश यादव जी। कमाल अख्तर साहब का बहुत बहुत स्वागत है द सेट टॉक में, और बहुत बहुत शुक्रिया मुझे वक्त देने के लिए। शुक्रिया। सबसे पहले आप के इस प्रोग्राम के अंदर मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए मुझे अपनी बात लोगों तक पहुँचाने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है कि मैं आपका पॉडकास्ट कर रहा हूँ। सर, मेरा सवाल आपसे, सबसे पहला सवाल था कि आपने राजनीति की शुरुआत क्यों की? क्योंकि आप एक छोटे शहर से आते हैं, छोटे से कस्बे से आते हैं, उझारी से, तो क्या कोई ऐसी घटना हुई जिससे प्रेरित होकर आपने सोचा कि आपको राजनीति में आना चाहिए? नहीं, एक पारिवारिक परंपराएं होती हैं। जिस घर में बच्चा पैदा होता है उस घर में जो जिस तरह का माहौल, जिस तरह का आचरण, जिस तरह की मतलब जो संस्कृति होती है एक तरह की, जी, जो जिस तरह का माहौल देखता है तो उसी तरह से वो आगे बढ़ने लगता है। जी, मेरे वालिद साहब गांव के प्रधान रहे, ग्राम सभा उझारी के। अच्छा। तो हम लोग जब पैदा हुए तो उसके बाद अपने घर में राजनीति का हम लोगों ने राजनीति देखी शुरू से। फिर मेरे दादा भी उत्तर प्रदेश जनरल सेक्रेटरी थे मुस्लिम लीग के, जब डिस्ट्रीब्यूशन हुआ हिंदुस्तान पाकिस्तान का, और हम लोगों ने फैसला किया कि हम लोग हिंदुस्तान के अंदर रहेंगे। जी। और वहाँ से फिर जब वालिद साहब हमारे राजनीति के अंदर थे तो हम लोगों को भी राजनीति के अंदर दिलचस्पी होने लगी। और जब हम लोगों ने 12th किया, 12th करने के बाद फिर हम लोगों को मौका मिला जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर। जी। और वहाँ पर भी हम लोगों ने मतलब जो स्टूडेंट्स की वेलफेयर की लड़ाई थी, उस लड़ाई को हम लोगों ने लड़नी शुरू की। आहिस्ता आहिस्ता हम लोग वहाँ पर लोगों के काम करके स्टूडेंट के हक की लड़ाई लड़के राजनीति के अंदर आ गए। यही हम लोगों का शुरू का मूवमेंट था राजनीति का। जी। अच्छा, जामिया मिलिया इस्लामिया बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, अलग अलग राज्यों से लोग वहाँ पर पढ़ने आते हैं, तो वहाँ पर आपने वहाँ के स्टूडेंट को कैसे रिझाया? मतलब आपने उनसे क्या कहा जो उन्होंने आपको वोट किया? नहीं, जामिया मिलिया इस्लामिया इस हिंदुस्तान की टॉप यूनिवर्सिटी में पहली या दूसरे रैंक पे आती है। जी। और अकेले हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया के लोग जामिया में तालीम हासिल करने आते हैं। जी। और मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि मैं जामिया यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने तालीम हासिल की और मुझे वहाँ पर जो स्टूडेंट थे उनकी नुमाइंदगी करने का मौका मिला। जी। और कोई ऐसा मैंने सोच के राजनीति नहीं शुरू की थी कि मैं वहाँ पर लोग मुझे एक एज ए प्रेसिडेंट वहाँ मौका देंगे स्टूडेंट यूनियन का, बल्कि हम लोगों का मकसद वो सारे छात्र
जो जिनके साथ एडमिनिस्ट्रेशन जो जातियाँ करता था, जिनके साथ एडमिशन के नाम पर, जिनके साथ टेस्ट के नाम पर, जिसके साथ शॉर्ट अटेंडेंस के नाम पर या और तरह की जो परेशानियाँ थी स्टूडेंट्स की, उन स्टूडेंट्स की परेशानियों को लेकर हम लोग एक्टिव हुए और अल्लाह का करम रहा कि सारा एक छोटी छोटी जैसे बूंद से समंदर बनता है, सब जगह के लोग मिलते गए, एक कारवां बना और हम लोगों को 1993-94 में छात्र संघ के चुनाव के अंदर जामिया मिलिया इस्लामिया के वो सारे स्टूडेंट, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे एक सबसे कम उम्र में और सबसे ज़्यादा वोट से जीतने वाले प्रेसिडेंट के रूप में जामिया में मौका दिया। जी, अच्छा, हम आपके बारे में जानकारी हासिल कर रहे थे तो एक बात और पता चली, जब आप जामिया के प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ रहे थे तो वहाँ पर एक नारा बहुत फेमस हुआ था, उजारी बिहारी निहारी। ये नारा किसने दिया था और क्या थी इसके पीछे की वजह? नहीं, ये कोई नारा नहीं था। बेसिकली क्या है, मतलब हर जगह एक चुनाव का ट्रेंड होता है जी। वहाँ पहले चुनाव होता था यूपी वर्सेस बिहार, वहाँ चुनाव होता था मतलब वेस्टर्न यूपी, ईस्टर्न यूपी जी। तो कई मतलब चुनाव के मुद्दे हुआ करते थे। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि जब पश्चिम उत्तर प्रदेश और पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ साथ बिहार के लोग भी साथ में जुड़े। तो क्योंकि मैं जामिया में जब पढ़ता था तो उजारी के बहुत सारे हमारे स्टूडेंट थे जो जिनका एडमिशन जामिया के अंदर था, और वो अल्लाह का करम है वो सब लोग इतने एक्टिव थे कि वो जिस डिपार्टमेंट में भी थे तो वो अच्छा लोगों से ताल्लुक़ रखते थे, उनके काम करते थे, तो उनका अपना अच्छा ग्रुप था। और जामिया में बिहार पहली बार ऐसा हुआ था मेरे इलेक्शन में कि बिहार और यूपी के लोग एक जगह थे। अच्छा। तो उजारी के लोग उसकी बड़ी मतलब अहमियत के साथ उन्होंने बड़ा हक अदा किया कि उन सबको जोड़ने में, क्योंकि जामा मस्जिद का डिसाइडेड वोट होता था कि जामा मस्जिद के लोग जिसको चुनाव लड़ाते थे वो ज़्यादातर प्रेसिडेंट बनता था। तो ये मेरे लिए खुशकिस्मती की बात थी, जब मैं चुनाव लड़ा तो वहाँ पर उजारी और बिहारी और आपके निहारी या जामा मस्जिद, तो उन्हें निहारी बोलते थे। तो वैसे ही हम लोगों के जो दोस्त थे उन लोगों ने एक नारा मजाक में लगा दिया कि उजारी बिहारी निहारी भाई भाई। तो अकेले उजारी या बिहारी या जामा मस्जिद नहीं, मेरे लिए खुशकिस्मती थी कश्मीर के भी लोग थे, अफ़गानिस्तान के भी लोग थे, जो और मुल्कों के लोग थे, या यूपी के जितने भी ज़िले हैं उनके सारे लोग थे, या बिहार के लोग थे, बंगाल के लोग थे, केरला के लोग थे, पूरे देश और दुनिया के लोग जामिया के अंदर पढ़ते थे। और उन सब लोगों ने मेरा चुनाव लड़ाया और मैं खुशकिस्मत रहा कि मुझे उनकी नुमाइंदगी करने का मौका मिला। जी। मुलायम सिंह यादव जी से आपकी मुलाकात कहाँ हुई? जामिया में हुई थी? देखिए, हमारे यहाँ जब छात्र संघ होता है तो छात्र संघ के 2 फंक्शन होते हैं। अच्छा। एक छात्र संघ के उद्घाटन का फंक्शन होता है, एक छात्र संघ के विदाई का फंक्शन होता है। जी। तो जब हम लोगों के ओपनिंग फंक्शन था, जामिया का इनॉग्रेशन फंक्शन था, तो हम लोगों की जो कोर टीम थी, हम लोगों ने बैठा और हमने तय किया कि जामिया के अंदर हम लोग एक ऐसी शख्सियत को बुलाएं जिसने इस मुल्क के अंदर हमेशा सेकुलरिज्म की बात की हो, जिसने इस मुल्क के अंदर हमेशा लोगों के लिए दबे कुचले पिछड़ों के लिए लड़ाई लड़ी हो। हालांकि देश के अंदर उस टाइम कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, खुर्शीद आलम साहब चांसलर थे, और बड़े हम लोगों को ऑफ़र था कि आप लोग नरसिम्हा राव जी को अपने फंक्शन में बुलाइए, आपको हम लोग फला फैकल्टी दिलवा देंगे, आपको हॉस्टल दिलवा देंगे, आपको ये दिलवा देंगे। बड़े ऑफ़र, बड़े लालच थे। लेकिन हम लोगों ने तय किया कि हम लोग एक ऐसे नेता को अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर बुलाएंगे जिसने इस देश की अंदर सेकुलरिज्म को बचाने के लिए, जो गंगा जमनी तहजीब है उसको बचाने के लिए अपनी कुर्सी दाव पे लगा दी हो। और वो एक शख्स जब पूरे सिनेरियो के अंदर हमने देखा तो उस शख्स का नाम था मुलायम सिंह यादव। हमने डिसाइड किया, उस टाइम मुलायम सिंह यादव ना मुख्यमंत्री थे, ना मुलायम सिंह यादव उस टाइम पे रक्षा मंत्री थे, सिर्फ समाजवादी पार्टी के प्रेसिडेंट थे। और हमने फैसला किया कि मुलायम सिंह यादव जी को जामिया के प्लेटफॉर्म के अंदर बुलाएंगे, जामिया यूनियन के प्लेटफॉर्म के अंदर बुलाएंगे। और हमने सब लोगों ने मुलायम सिंह जी को बुलाया और उनका एक ऐसा ऐतिहासिक इस्तकबाल जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर हुआ। वो दिल्ली की हिस्ट्री है कि ऐसा किसी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसका भी इस्तकबाल इतना बड़ा जामिया के अंदर नहीं हुआ। और उसी दिन से हम लोग मुलायम सिंह जी के साथ जुटे, मुलायम सिंह जी के साथ लड़े और उनकी
पार्टी की हर संघर्ष में, पार्टी के हर लड़ाई के अंदर हम लोग मुलायम सिंह जी के साथ रहे और ये हम लोगों का सौभाग्य रहा कि उनका भी आशीर्वाद, उनका प्रेम भी हम लोगों के लिए रहा। यही मुलायम सिंह जी से हम लोगों की पहली मुलाकात थी। जी। अच्छा, आपने वहीं पर डिसाइड कर लिया था कि अब ये मेरी शुरुआत है राजनीति की, उनसे मिलने नहीं, के बाद? ऐसा तो नहीं, मतलब एक सोच थी हम लोगों की जी कि हम लोग इस देश में दो ही धुरी थी, एक कांग्रेस थी, एक गैर कांग्रेसी लोग थे। तो हम लोगों ने तय किया कि हम लोग कांग्रेस, क्योंकि 92 के बाद से एक माहौल देश के अंदर कांग्रेस के खिलाफ माहौल था जी और क्योंकि मुलायम सिंह यादव इस उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर 92 के बाद से एक सेकुलरिज्म के नायक बन के उभरे थे। तो हम लोगों ने उस दिन से तय किया कि हम एक ऐसे नेता के क़यादत में सियासत करेंगे जिसने इस मुल्क की इंसानियत को जिंदा रखा है, और उसमें मुलायम सिंह के अलावा कोई दूसरा नाम नहीं था। राज्यसभा से अक्सर लोगों की राजनीति का अंत होता है। नेता के आखिरी वक्त में जब उम्र हो जाती है तो उसको राज्यसभा सांसद कर भेजकर और उसकी राजनीति का अंत हो जाता है, लेकिन आपकी शुरुआत ही राज्यसभा सांसद से हुई। तो आपको पता था कि आप राज्यसभा जाने वाले हैं? मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था जी कि मैं राज्यसभा के अंदर जाऊंगा, अच्छा। लेकिन मैं अपने नेता मुलायम सिंह यादव जी की सोच और उनकी अपने कार्यकर्ताओं के प्रति लगन और उनके अपने कार्यकर्ताओं के प्रति मतलब एक प्रेम को प्रदर्शित मुलायम सिंह यादव ने इस पूरे देश के नौजवानों को एक संदेश देने का काम किया जी कि मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी के अंदर ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा सीनियर, अगर जुझारू नौजवान भी हैं तो उनको भी मौका मिल सकता है। जी मेरा सौभाग्य था, मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था मैं राज्यसभा के अंदर जाऊंगा। मैं 94 से मुलायम सिंह यादव जी के साथ राजनीति के अंदर लगा। 96 के अंदर मुझे युवजन सभा का राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी के अंदर बनाया। फिर मैं लगातार, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे आसाम हो, चाहे बिहार हो, बंगाल हो, जहाँ भी पार्टी की जो एक्टिविटीज़ होती थी या पार्टी भेजती थी, हम लोग लगे रहे। और 98 में मुझे मुलायम सिंह यादव जी ने ऑल इंडिया प्रेसिडेंट बनाया समाजवादी युवजन सभा का। उसके बाद से हम लोग लगातार लगे रहे। 2002 में मुझे हसनपुर विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा चुनाव लड़ने का मौका मिला, लेकिन 10 दिन में चुनाव लड़ा, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों के अंदर मेरा टिकट 2002 में मेरा टिकट कट गया। और कटने के बाद फिर हम लोग नेताजी के साथ लगे रहे। 2004 में सरकार बनी, राज्यसभा के चुनाव आए, तो हम लोगों को मालूम भी नहीं था कि हम लोग राज्यसभा के अंदर जा रहे हैं कि अचानक एक दिन फ़ोन आता है जी और हम लोगों से पेपर्स मांगे जाते हैं। हम लोग पेपर लेके जाते हैं और हमारा राज्यसभा के लिए डिक्रेशन हो जाता है। अच्छा। तो मैं कभी सपने में भी नहीं सोचा था, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा समाजवादी पार्टी का, अपने नेता स्वर्गीय मुलायम सिंह जी का, जी कि ये नौजवानों के लिए उनकी एक सोच थी और उन लोगों ने हम लोगों को मौका दिया और हम लोगों ने उस मौके को पार्टी को संघर्ष करके आगे बढ़ाने का काम किया। जब आप राज्यसभा सांसद थे तो आपने सदन में महिला बिल फाड़ दिया था, ऐसा क्यों किया था आपने? देखिए, समाजवादी पार्टी को लोग जो है महिलाओं की विरोधी कहते हैं जी, लेकिन मैं कहता हूँ समाजवादी पार्टी इस देश के अंदर पहली ऐसी पार्टी है कि जो महिलाओं के लिए हमेशा अच्छा सोच रखने वाली पार्टी है। जी लोगों ने इस तरह किया कि जिस टाइम बिल आया, महिलाओं का बिल आ रहा था, तो हम लोगों की मांग ये थी कि महिला, क्योंकि पिछड़ों वर्ग की महिला, दलित वर्ग की महिला और जो मुस्लिम वर्ग की महिलाएं हैं, क्योंकि मुसलमानों के लिए पर्दा कंपलसरी है, जो पिछड़े वर्ग की और दलित वर्ग की महिलाएं आज भी गांव के अंदर वो पर्दा करती हैं। जी पर्दा करने का हमारे यहाँ दस्तूर है। तो हम लोगों की सिर्फ इतनी सी मांग थी कि आप दलित आरक्षण 33% नहीं, आप उससे भी ज़्यादा लेके आइए। अच्छा। हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर आप माइनॉरिटी का, उसके अंदर दलित का और पिछड़ों का कोटा फिक्स कर दीजिए। जी। और एक चीज़ और उस आरक्षण के अंदर थी कि वो रोटेशन कर रहे थे, रोटेशन, आरक्षण का रोटेशन। अच्छा। यानी कि अमरोहा विधानसभा से अगर महिला को फिक्स हो गई तो अगली बार वो अमरोहा महिला के लिए रिजर्व नहीं रहेगी। नहीं हो सकता। तो जो महिला एमपी बनेगी, जब उसे ये पता चलेगा कि मैं महिला इसमें एमपी बन गई हूँ और अगली बार मैं यहाँ से नहीं लड़ूंगी, तो क्या वो जनता के काम करती? क्या वो क्षेत्र का काम करती?
वो तो MP बनती, चली जाती। तो हम लोगों की, मुलायम सिंह जी की ये मांग थी, समाजवादी पार्टी की ये मांग थी कि आप आरक्षण बिल लाइए, हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन गांव में रहने वाली वो गरीब पिछड़ी महिला जो पिछड़े वर्ग से आती है, हमारे गांव में रहने वाली वो दलित महिला जो दबी कुचली है, हमारी वो मुस्लिम बहन जो पर्दे के अंदर रहती है, अगर आप उसके लिए फिक्स नहीं करेंगे तो उससे महिलाओं को न्याय नहीं मिलेगा। और जब हम लोगों की इस मांग को नहीं मांगी तो हमारे संविधान में एक अधिकार है कि हम लोग अपना विरोध दर्ज कराएं। तो उसमें कोई ऐसा बिल नहीं फाड़ा था। जब मंत्री जी ने उसे पेश किया संसद के अंदर, तो हम लोगों ने उसको छीन के और उसको फाड़ने का काम किया था। तो वो बिल हमने इसलिए फाड़ा था कि वो दबी पिछड़ी दलित मुस्लिम महिलाओं के हक की लड़ाई थी, वो कोई इंडिविजुअल लड़ाई नहीं थी। और उसके लिए समाजवादी पार्टी हमेशा संघर्ष करती है और करती रहेगी। जी। अच्छा, 2019 और 2024 दोनों लोकसभा चुनाव में हमें पता लगा है कि लोकसभा का सिंबल आपके पास, नहीं ऐसा कुछ लेकिन नहीं आप है। चुनाव नहीं लड़े। नहीं, सिंबल मेरे पास नहीं था जी। मैं लड़ना चाहता था। अच्छा। मैं लड़ना चाहता था, मुरादाबाद से लड़ना चाहता था जी। लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि पार्टी का जो फैसला होता है वो हमारे लिए सर्वोपरि होता है। तो पार्टी ने नहीं समझा मुझे इस काबिल कि मैं चुनाव लड़ूं, और पार्टी ने जिन लोगों को टिकट दिया, हम लोगों ने पूरी शिद्दत के साथ उनका चुनाव लड़ाया। अब वो क्या परिस्थिति रही वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाने, हम लोग तो जो पार्टी का निर्देश होता है उसको पालन करने वाले लोग हैं। लेकिन इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, हम लोग 2019 में भी चाहते थे कि लोकसभा चुनाव लड़ें, 2024 में भी चाहते थे जी। लेकिन जो किस्मत, उससे आगे कोई जा नहीं सकता। अच्छा, बताया जाता है कि आजम खान से कमाल अख्तर साहब के राजनीतिक मतभेद हैं, क्या ये सच है? देखिए, आजम खान साहब हमारे बड़े नेता हैं जी। उस देश की क़यादत करने वाले नेता हैं जिन्होंने हमेशा मुसलमानों की और वैसे अपने दबे कुचले लोगों की आवाज़ पार्टी के साथ मिलकर हमेशा उठाने का काम किया है जी। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि आज अगर वो जेल में है तो सारा देश के लोग जानते हैं कि वो एक राजनीतिक द्वेष की वजह से झूठे मुकदमे उनके ऊपर सरकार ने लगाए हैं। जी। वो अलग चीज़ है कि परिवार में, घर में लोग रहते हैं तो कोई किसी को पसंद करता है, कोई नापसंद करता है, वो चलता है जी। लेकिन जहाँ तक सवाल है, वो हमेशा हमारे नेता थे, हैं और रहेंगे। तो ये पार्टी के लोग तरह तरह से अपने हित करने के लिए, साधने के लिए वो बड़े नेताओं के कान भरते रहते हैं। अच्छा। अब बड़े नेता कानों के कच्चे होते हैं तो बस यही लोग उसको कह दें कि साहब 36 का आंकड़ा है, 32 का आंकड़ा है। जी। तो हम लोग हमेशा आजम खान साहब को बड़ा मानते रहे, आगे भी मानते रहेंगे। तो ये इस तरह की अफवाह जो मेरे राजनीतिक विरोधी वो उड़ाते रहते हैं, इससे मेरे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जी। अखिलेश यादव जी से आपके संबंध कैसे हैं? अखिलेश यादव जी हमारे नेता हैं जी। और मैं तो बड़ा मतलब सौभाग्यशाली हूँ, अपने को खुशकिस्मत समझता हूँ कि एक युवा प्रभारी के तौर पे मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला जी। एक प्रदेश अध्यक्ष के साथ काम करने का मौका मिला और एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उनके साथ काम करने का मौका मिला जी। और मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे अध्यक्ष की तरफ से जो निर्देश आदेश पार्टी की तरफ से मुझे हों तो मैं उन्हें अच्छी तरह से पूरा करूँ। जी। एक नेता और कार्यकर्ता का जो संबंध है वही मेरा अखिलेश यादव जी से संबंध है। जी। अखिलेश यादव जी को और नेताओं से अलग क्या बात बनाती है? ऐसा क्या है अखिलेश यादव में जो वो और नेताओं से अलग है आपकी नज़र में? देखिए, मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूँ, अखिलेश यादव इसलिए अलग हैं कि अखिलेश यादव जी हमेशा जो एक विरासत उनको मिली थी जी। जो नेताजी एक अपनी काम सौंप के गए थे, उस काम को अखिलेश यादव ने बखूबी उत्तर प्रदेश के अंदर पूरा करने का काम किया। जी। इस देश में बहुत बहुत बड़े नेता थे, बड़े बड़े नेता रहे, लेकिन जो वो सौंप के गए अपने पीछे वालों को, तो उन्होंने कभी उसको पूरा करने का काम नहीं किया। तो मैं अगर ये कहूँगा कि इस देश के अंदर कोई नेता है जिसने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का, जिसने अपने पिताजी का, जिसने जो संघर्ष जो उनको विरासत के अंदर मिला था, उस संघर्ष को अच्छी तरह बखूबी निभाने का काम इस देश के अंदर किया है, तो उसमें अगर कोई पहला नाम है
तो उसका नाम है अखिलेश यादव। जी। तो अखिलेश यादव ने उस संघर्ष को लगातार जो नेताजी सौंप के गए थे आगे बढ़ाने का काम किया, और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि जो नेताजी का सपना है उसको ज़रूर अखिलेश यादव पूरा करने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी में 5 बार या 6 बार जीते हुए विधायक हैं, लेकिन उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी ने आपको विधानसभा में मुख्य सचेतक बनाया, तो इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, ये सब देखिए, ऐसा है ना, राजनीति में कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती। अच्छा। राजनीति में ये नहीं है कि साहब MA पास आदमी ही विधानसभा का चुनाव लड़ सकता है, जी, या PhD ही जो है वो पार्टी का मुख्य सचेतक बनेगा या मंत्री बनेगा। PhD एक पार्टी और समाज और पार्टी की जो लिए काम करने वाले लोग हैं, जो पार्टी की लाइन पे चलने वाले लोग हैं, वो उन लोगों को पार्टी मौका देती है। पार्टी ने ये समझा कि कमाल अख्तर इस काम को बखूबी कर सकता है, जी, तो पार्टी ने मुझे मौका दिया। मैं तो यही समझता हूँ कि हम लोग खुशकिस्मत हैं कि अखिलेश जी ने हम लोगों को सदन को संचालित करने के लिए ये जिम्मेदारी दी, और मेरी कोशिश है कि मैं उस जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाऊं। जो उनकी सोच है उसको पूरा करने के लिए हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि एक टीम वर्क है, उसमें मेरे कई साथी हैं, हम सारे लोग मिलके अपनी जो विपक्ष की भूमिका उसको अच्छा करने का पूरा प्रयास करते हैं। जी, आपने बोला अभी कि भूमिका अच्छी तरह से निभा रहे हैं। अभी देखा गया है कि आप विधानसभा में बड़ी मुखरता के साथ में बहुत मुखर होकर अपनी बात रखते हैं, तो आपको डर नहीं लगता सत्ता से? क्यों? भारतीय जनता की सरकार इसमें नहीं, लोग कहते हैं कि इसमें डरने का क्या काम है? हम कोई चोरी डाका तो डाल नहीं रहे। जी, जनता ने हमें किस लिए भेजा सदन में, या पार्टी ने किस लिए जिम्मेदारी दी है कि जो जनता के मुद्दे हैं उन मुद्दों को सरकार के प्रति हम लोग ईमानदारी और पूरी मुखरता के साथ रखें। जी, और वही काम हम करते हैं। भाई डर तो उसको लगेगा ना जो बेईमान हो, डर उसको लगेगा जो गलत हो। भाई अगर जनता की आवाज़ उठाने के लिए हमें विधानसभा के अंदर हमारी उत्तर प्रदेश के हमारे कांट विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने भेजा है, जी, अगर वहाँ की सड़कों के लिए, उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, बेरोजगारी के लिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जो पानी की किल्लत है उसके लिए, जो बढ़ता हुआ नगर पालिका नगर पंचायतों या उसके अंदर आने वाले समय में टैक्स है उसके लिए, महंगाई के लिए, इन सारी चीज़ों पे अगर हम लोग जनता की बात सरकार तक नहीं पहुंचाएंगे तो सरकार निरंकुश हो जाएगी। तो ये इसलिए हम लोगों को जिम्मेदारी दी है और हम लोग पूरी जिम्मेदारी निभाते रहें और आगे भी निभाने की कोशिश करेंगे। जी। अच्छा, 2027 में 27 का सत्ताधीश कौन होगा? तैयारी चल रही है आप? देखिए, हमने क्या कहा, जो आज की परिस्थितियाँ हैं, जी, परिस्थिति ये है कि जो नफरत की राजनीति है वो ज़्यादा समय तक चलने वाली नहीं है। आज सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। मतलब एक कोड़ की तरह से पूरे देश के अंदर एक दीमक की तरह से अगर कोई चीज़ देश को मतलब खोखला कर रही है जी, तो बेरोजगारी है। अगर आज बढ़ते हुए अपराध हैं, अगर आज बढ़ती हुई आत्महत्याएं हैं, तो उसके पीछे अगर कोई चीज़ है तो वो है बेरोजगारी। जी, मेरा कोई बच्चा है, मैं अपने बच्चे को या कोई भी आदमी अपने बच्चे को अपने सारे एफर्ट करके पढ़ाता लिखाता है। किस लिए पढ़ाता है? जी, कि भाई वो पढ़ लेगा, उसे नौकरी मिलेगी, नौकरी मिलने के बाद वो घर परिवार चलाने वाला मिलेगा, उसके घर में बेटियां हैं उनकी शादी कराएगा, उसके परिवार को आगे बढ़ाएगा। जी, लेकिन जब सरकार सारी नौकरियों को आउटसोर्सिंग कर देगी, जी, जब सरकार नौकरियां निकालेगी ही नहीं, जो बाबा साहब ने संविधान दिया है उसके आरक्षण को आउटसोर्सिंग के नाम पे ख़त्म कर देगी, तो नौजवानों के सामने क्या रास्ता बचेगा? या तो अपराधी बन जाएं, और अपराधी नहीं बनते हैं तो जाके वो अपने साथ डिप्रेशन में आके आत्महत्या जैसे कदम उठा ले। जी, तो ये बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है। जो जिस किसान ने हम लोगों को अर्थव्यवस्था को बचाने का काम कोविड काल में किया, जी, उस किसान के लिए कोई सुविधा नहीं सरकार दे रही। खाद महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई, जुताई महंगी, गहाई महंगी, बुआई महंगी, ढुलाई महंगी, हर चीज़ महंगी, लेकिन गन्ने का रेट नहीं बढ़ेगा, खाद का रेट बढ़ जाएगा, दवाई का रेट बढ़ जाएगा, तो किसान पूरी तरह से बेकार है। तो ये सारे मुद्दे जनता के सामने हैं। और एक बार धर्म का मामला चल गया, 2 बार चल गया,
तो अगर आज महंगाई है तो पूरे उत्तर प्रदेश का हर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई त्रस्त है। जी। अगर स्वास्थ्य सुविधाएं बेकार हैं, अगर इस पूरे हसनपुर के अंदर आप ले लो, पूरे अमरोहा के अंदर ले लो, पूरे मुरादाबाद के अंदर ले लो, मुरादाबाद में मेडिकल कॉलेज नहीं है, अमरोहा में मेडिकल कॉलेज नहीं है, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं। कोई गरीब आदमी बीमार हो जाए तो उनके पास अपनी ज़मीन बेच के, घर बेच के इलाज कराने के अलावा कोई साधन नहीं है। जी। सरकार ने क्या कर रखा, बड़े बड़े उनसे टाई अप कर रखा है। तो ये सारे मुद्दे जनता के सामने हैं और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि 2027 में इस उत्तर प्रदेश के सत्ताधीश अखिलेश यादव ही होंगे। हसनपुर विधानसभा आपके लिए क्या है? क्योंकि आपने अपना पहला चुनाव हसनपुर विधानसभा से लड़ा और आपकी राजनीति की शुरुआत भी हसनपुर से ही हुई है, तो किस तरह से देखते हैं आप हसनपुर विधानसभा को? एक होती मातृभूमि जी। एक होती कर्म भूमि। जी। तो अब ऐसा है ना, जो मातृभूमि है वो तो हमेशा मातृभूमि रहेगी। जी। और कर्म भूमि वो होती है कि जहाँ आदमी काम करता काम। है। तो मैं जो कहता हूँ, मेरा जो रिश्ता हसनपुर से है वो मातृभूमि वाला है। मैं कहूँ दुनिया में मैं कहीं भी रहूँ, जो आखिर होगा तो मुझे यहीं आना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम लोग जहाँ भी रहते हैं ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ, मुझे कांट की जनता ने मौका दिया, मैं पूरी शिद्दत के साथ कांट की जनता के लोगों की सदन में भी आवाज़ उठा रहा हूँ। जिस स्तर पे विकास कराना चाहिए उस स्तर पे उसका विकास के लिए भी काम करता हूँ। मुझे दिल्ली से काम करना हो दिल्ली से भी करता हूँ, उनके इलाज की बात करनी हो वो भी करता हूँ, उनके टैक्स की बात करनी वो भी करता हूँ, क्योंकि उन लोगों ने मोहब्बत के साथ मुझे चुना है। तो मैं उनकी एहसान को सारी ज़िंदगी याद रखूँगा और सारी ज़िंदगी उनका एहसान उतारता रहूँगा, क्योंकि उन्होंने बिना मिले, बिना सोचे मुझे इतनी बड़ी जीत दिलाने का काम किया। मैं हमेशा उनका एहसानमंद हूँ, एहसानमंद रहूँगा। और जहाँ तक ये बात रही, तो मातृभूमि है, यहाँ जो भी लड़ेगा तो हम लोग उसको लड़ाने का काम करेंगे। तो यही रिश्ता मेरा हसनपुर से है और हमेशा, जब तक मैं जिंदा हूँ, हमेशा रहेगा। अच्छा, राजनीति में अहम पदों पर रहे हैं, राज्यसभा सांसद रहे, 2012 में आप पहली बार चुनाव लड़े, विधानसभा गए, पहली बारी में ही आप कैबिनेट मिनिस्टर बने, लेकिन फिर भी आप उजारी के चेयरमैन ही नहीं छोड़ते। मैंने आपको जवाब दिया ना, कोई आदमी कहे कि तुम बड़े हो गए अब माँ को छोड़ दो, तो माँ को थोड़ी छोड़ दूंगा। वही है, तो मैं उजारी की जनता का बेपनाह शुक्रगुजार हूँ और हमेशा रहूँगा। वो तो मेरी माँ है। MP, MLA, विधायक, सांसद, ये चीज़ अलग है। उजारी से मेरा माँ का रिश्ता, वो मेरी मातृभूमि है। तो मैं जब दुनिया का अलविदा कहने का टाइम होगा तो मैं आऊँगा कहाँ? उजारी में आऊँगा ना। अच्छा। तो माँ की खिदमत तो सारी ज़िंदगी बच्चा करेगा, उसे कभी छोड़ ही नहीं सकता। माँ बेटे का रिश्ता कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। जी। वो बात अलग है कि माँ वाले कभी लात वात मारे, वो बात अलग है लेकिन वो माँ बेटे का रिश्ता है, वो हमेशा रहेगा, उसे कोई हटा नहीं सकता। तो जारी तो हमारे लिए एक तरह से माँ के दर्जा रखने वाली चीज़ है। वो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। आपके 2 बेटे हैं, लेकिन आपके बड़े बेटों को अक्सर विधानसभा में या आपकी गैर मौजूदगी में देखा जाता है। वो भी आपकी तरह से ही क्षेत्र में घूमते हैं, तो क्या वो भी राजनीति में, उनकी राजनीति की शुरुआत होने वाली है? क्या एंट्री है उनकी? देखिए, ऐसा है ना, जब परिवार होता है तो परिवार में जिम्मेदारियां होती हैं। जी। कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियां भी होती हैं और कुछ क्षेत्रीय जिम्मेदारियां भी होती हैं। जी। अब दोनों जिम्मेदारियों को निभाना ज़रूरी होता है। अब उसे कोई राजनीति में लाना या राजनीति में इंट्रोड्यूस करना मान ले तो वो गलत है। अच्छा। अगर कहीं मुझे लखनऊ में जाना है, किसी मीटिंग के अंदर जाना है, पार्टी के किसी काम से जाना है, और बहुत जिम्मेदार आदमी के यहाँ पे जिस आदमी ने मेरे राजनीति में मुझे बढ़ाने का काम किया, राजनीति में मुझे मजबूत करने का काम किया, उसके परिवार में कोई शादी ब्याह या कोई बुरा वक्त होता है, तो मेरे पास क्या रास्ता बचता है? या तो मैं पार्टी का वो कार्यक्रम छोड़ूं जी, या फिर मैं अपने परिवार के किसी आदमी को भेज दूं, मेरी गैर मौजूदगी के अंदर मेरी नुमाइंदगी वो वहाँ करे। जी। तो ऐसा नहीं है, अगर मेरी पत्नी जाती है, मेरी पत्नी भी यहाँ चुनाव लड़ी है, बहुत सी जगह मेरी पत्नी भी चली जाती है, बेटे मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, तो मेरा बेटा चला जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो राजनीति में मैं उसे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ या राजनीति में लेके आ रहा हूँ। वो अलग बात है कि जब राजनीति का समय आता है, संघर्ष आदमी करता है, सीखता है, जैसे हम लोग अपने घर में राजनीतिक
होती देखी, जी तो कोई ज़रूरी नहीं है कि अभी मैं नहीं समझता मेरे बेटे की इच्छा राजनीति करने की है, जी तो आगे जो भी उसकी इच्छा होगी करेगा। जी। तो बच्चे को दरिया के अंदर छोड़ तो दिया जाता है, लेकिन तैरता वो खुद ही है। कोई तैरना सिखाता नहीं है, तालाब में छोड़ देते हैं। बत्तख का बच्चा देखा ना आपने, खुद ही तैरता है। जी तो वो इस तरह का अभी कुछ नहीं है। अभी तो सिर्फ एक नॉर्मल चीज़ है कि जहाँ हम नहीं हैं, हमारी गैर मौजूदगी है, तो अपने किसी अजीज़ के यहाँ हमारी गैर मौजूदगी को मौजूदगी करने के लिए जी परिवार के लोगों को भेजा जाता है। जी। अच्छा, युवाओं को राजनीति में आना चाहिए या नहीं? देखिए, बिल्कुल आना चाहिए राजनीति के अंदर। राजनीति एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जी जहाँ आप देश की भी सेवा कर सकते हो, जहाँ आप गरीब की भी सेवा कर सकते हो, जहाँ आप मतलब कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो राजनीति में आप आकर जिस वर्ग के लिए आप लोग काम नहीं कर सकते। ये मैं इसलिए कहता हूँ नौजवानों को राजनीति में आना चाहिए। जी आप एक नौजवान आदमी है, गरीब आदमी है, उसे इलाज की ज़रूरत है। जी अगर आप उसको ले जाकर एम्स में एडमिट करा देते हैं और उसकी जान बच जाती है, तो वो राजनीति है कि राजनीति के ज़रिए आप लोगों ने एक आदमी की जान बचा दी। जी कोई आदमी, अगर आप वकील को, अच्छे वकील को करा दें, किसी मुकदमे के अंदर बेकसूर आदमी की जान बचा दें, तो एक सामाजिक सेवा ही है। जी जिस तरह से कहीं अन्याय हो रहा है, किसी बेकसूर आदमी के साथ अन्याय हो रहा, तहसील में, डीएम के यहाँ, एसडीएम के यहाँ हो रहा है, तो आप लोग राजनीति करके अगर किसी पार्टी या संगठन से जुड़ के आप उसकी मदद करते हैं, जी तो निश्चित तौर पर वो एक सवाब का और भलाई का काम है। उसी तरह आप आगे बढ़ने के बाद एमपी एमएलए बनते हैं। एमपी एमएलए बन के आप नौजवानों की आवाज़ पार्लियामेंट के अंदर, विधानसभा के अंदर उठाते हैं। जी जो अपने क्षेत्र के मुद्दे हैं या और दूसरे मुद्दे हैं, उन्हें उसके अंदर उठाते हैं। तो मैं समझता हूँ राजनीति अगर कोई आदमी ईमानदारी और उसके साथ करता है, तो राजनीति से अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है गरीबों की मदद करने का, लोगों के साथ इंसाफ करने का, लोगों को हक दिलाने का। जी तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि नौजवानों को राजनीति के अंदर आना चाहिए और अपने मुल्क की, अपने जिस जगह का वो रहने वाला है उस जगह की खिदमत करनी चाहिए और अपने कम्युनिटी की और अपने लोगों की खिदमत करनी चाहिए। तो इसलिए मैं समझता हूँ नौजवानों को ज़रूर राजनीति में आना चाहिए। जी। अच्छा, राजनीति से पहले आप क्रिकेट के बहुत शौकीन थे, उस वक्त को मिस करते हैं आप, क्रिकेट वाले दौर को? नहीं, देखो, मैं तो आज भी मैं बताता हूँ, आज भी मुझसे लोग पूछते हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे अच्छा पल कौन सा था, अच्छा, मतलब गोल्डन पीरियड कौन सा था। तो हम लोग एमपी भी रहे, एमएलए भी रहे, मंत्री भी रहे, चेयरमैन भी रहे और आज विधायक भी हैं। संगठन में भी काम किया, बड़े बड़े जगह हम लोगों ने, कई विदेशों में भी जाने का, मतलब डेलीगेशंस के अंदर मौका मिला। लेकिन जो एक पीरियड था 92-98 जी या 84 to 98, वो जो पीरियड था जिसमें हम लोग क्रिकेट भी खेलते थे, जिसमें हम लोग पढ़ते भी थे, जिसमें हम लोग यूनिवर्सिटी में भी रहे, छात्र संघ में भी रहे, जिसके अंदर हम लोग, मतलब वो जो पीरियड था वो लाइफ का गोल्डन पीरियड था। अच्छा, तो हम लोग किसी भी पद पे रहें, उस लाइफ को हमेशा मिस करते हैं। जी बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, और ऐसा भी नहीं है, अगर हम राजनीति में हैं तो उस टाइम के जो हमारी मित्र मंडली थी, क्या वो जामिया की मित्र मंडली हो, क्या वो क्रिकेट की मित्र मंडली हो, छात्र संघ की मित्र मंडली हो, या पार्टी के अंदर जो हमने संगठन में काम किया, वो हमारे सारे लोग हों, वो अगर किसी दूसरी पार्टी में भी चले गए हैं, लेकिन आज हम लोगों के साथ कभी कोई वक्त अच्छा बुरा आता है तो उसी तरह से साथ खड़े रहते हैं। और आज हम अगर यहाँ पे इस स्टेज में हैं तो उन लोगों का भी बड़ा योगदान है। जी तो यकीनी तौर पे वो क्या क्रिकेट हो, क्या कबड्डी हो, क्या कुश्ती हो, क्या तालाब में तैरना हो, वो सब चीज़ें हमेशा ज़िंदगी के हर मोड़ पे मिस हम लोग करते हैं। जी। अच्छा सर, राजनीति में दोस्त होता है कोई? नहीं होते, बहुत सारे दोस्त होते हैं राजनीति में। मैं समझता हूँ अगर दोस्त नहीं हो तो कोई आदमी राजनीति नहीं कर सकता। अच्छा, हाँ, अगर आपका विरोधी ना हो तो आपको काम करने की प्रेरणा नहीं मिलेगी। जितना बड़ा नेता होगा उतने बड़ा विरोधी होंगे, और जिस आदमी का विरोध नहीं होगा वो आदमी जिंदगी में राजनीति नहीं कर सकता। विरोध ही हमें राजनीति करने की प्रेरणा करता है। अगर हम लोग ये समझ लें कि सब बढ़िया, सब आदमी अच्छे कह रहे हैं, सब आदमी भला कह रहे हैं,
तो हम लोग सोचेंगे अरे आज छोड़ो, अब सुबह को उठते ही नहीं, लोगों को थाने जाना, तहसील जाना, कचहरी जाना, अस्पताल में भर्ती कराना या किसी के लिए फ़ोन करना, किसी के लिए करना, छोड़ो यार अब क्या, सब लोग खुश हैं जी। लेकिन जब हम देखते हैं कि हमारा विरोधी हमसे ज़्यादा काम कर रहा है तो हमारे अंदर अपना भी एक वो चीज़ आती है कि यार उससे बढ़िया काम करना है कि लोग हमें पसंद करें। जी तो मित्र तो होते हैं लेकिन दुश्मनों को भी होना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, ये राजनीति का पार्ट है। अगर आपके विरोधी नहीं होंगे, दुश्मनी, राजनीति में कोई दुश्मनी जाति नहीं होती है, अच्छा सिद्धांतों की, उसूलों की राजनीति है। राजनीति में ये नहीं है कि मैं आपके डंडा मारूं, आप मेरे डंडा मारें, आपके मैं झगड़ा करूं, मैं झगड़ा करूं, नहीं, आपकी विचारधारा अलग, मेरी विचारधारा अलग, ये लड़ाई होती है। जी लेकिन जब समय आता है तो एक दूसरे के साथ शादी में भी खड़े होते हैं, बुरे वक्त में भी। अगर हमारे विरोधी के कहीं में मौत होती है तो हम लोग तो जाते हैं उसके यहाँ। जी कोई विरोधी अगर हमारी दावत करे अपनी बेटे बेटी की शादी, वहाँ पे भी जाते हैं, क्योंकि वो एक जीवन का पहलू है। और जहाँ राजनीति की बात आती है तो हमारा उसूल, हमारे सिद्धांत, हमारा नेतृत्व, हम समाजवादी विचारधारा के लोग हैं। मुलायम सिंह जी की विचारधारा, लोहिया जी की विचारधारा, जनेश्वर जी की विचारधारा, अखिलेश जी के सिद्धांत, अखिलेश जी के काम, वो हमारे लिए पहले है। जी तो हमारी उनसे यही लड़ाई है कि हम समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, वो दूसरी विचारधारा के लोग जी। हैं। पीडीए क्या है? पीडीए के जरिए ही समाजवादी पार्टी हिंदुस्तान की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई है और लोकसभा चुनाव में बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन भी किया है। और इसी पीडीए के जरिए अखिलेश यादव जी अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये पीडीए क्या है, अगर एक आम नागरिक को समझाना हो? पीडीए एक ऐसा नारा है जी जो इस बार उत्तर प्रदेश और देश के अंदर सबसे ज़्यादा उपेक्षित और सबसे ज़्यादा पीड़ित है। अच्छा। ये वो सारे कम्युनिटी हैं जिनके साथ सरकार जुल्म, जाति और अन्याय इस 10 साल की, 11 साल की देश की और 9 साल की उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। जी हमारे नेता जननायक, पीडीए नायक अखिलेश यादव ने एक नारा दिया पीडीए का, जी जिससे घबरा गई सरकार। कई तरह से भ्रमिक प्रचार लोगों ने किए कि साहब, कई बीजेपी के नेताओं ने अलग अलग डेफिनेशन दी, लेकिन अखिलेश जी ने कहा पीडीए, पी फॉर पिछड़ा। इस देश के अंदर जो 80% पिछड़े हैं, वो किसी भी कम्युनिटी से हो, मुस्लिम कम्युनिटी के हों या दूसरे कम्युनिटी के हों, पिछड़े हैं, जी उनके हक की लड़ाई। डी फॉर दलित। जी जो दलित इस देश के अंदर किसी भी, चाहे वाल्मीकि हो, जाटव हो, पासी हो, फसिए हो, या जो भी कम्युनिटी के दलित लोग हैं, जो आज देश के अंदर अगर पूरे, आप, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एनसीआरबी के आंकड़े हैं, अगर कहीं पर भी दलितों के साथ सबसे ज़्यादा जुल्म, जाति, अन्याय हो रही है तो उत्तर प्रदेश और देश के अंदर दलितों के साथ इस बीजेपी की सरकार के अंदर अन्याय हुआ है। जी उनकी नौकरियां छीनी जा रही हैं, उनके आरक्षण जो बाबा साहब ने दिया है उस आरक्षण को ख़त्म करने का काम किया जा रहा है। तो यही नारा अखिलेश जी ने दिया कि दलित लोग पूरी बड़ी तादाद में समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा हुआ और एक जननायक के रूप में 2024 में इस देश की तीसरी बड़ी पार्टी बनने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। और 2027 में भी यही पीडीए जो है उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के घमंड को तोड़ने का काम करेगा। जी। अच्छा सर, ये वक्फ बिल का इतना विरोध क्यों कर रहे हैं आप? देखिए, जब कोई भी सरकार जी किसी एक कम्युनिटी के लिए उसके हक को संख्या के बल पर कुचलने का काम कर रही है, जी तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचता कि हम लोग जाएं और जाकर देश के अंदर बड़ी अदालत के अंदर जाएं। इसीलिए पूरी देश की, जब पार्लियामेंट ने वक्फ अमेंडमेंट जो है पास कर दिया, पार्लियामेंट के अंदर, राज्यसभा के अंदर राष्ट्रपति ने साइन कर दिए, तो अब सुप्रीम कोर्ट ही रास्ता बचता है। हम लोगों का ये कहना है, कोई जो वक्फ बोर्ड हैं या वक्फ की कम्युनिटी है, आखिर इतनी मोहब्बत भारतीय जनता पार्टी को इस 11 साल के अंदर मुसलमानों से कहाँ से हो गई? अच्छा। कि उन्हें जो है वक्फ के ज़रिए मुसलमानों की फैला बहबूदगी, मुसलमानों की तरक्की के, मतलब भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा मुसलमानों की फैला बहबूदगी का, उनकी अच्छाई के अंदर काम लिया हो। जी मेरा सिर्फ इतना सा कहना है, भाई आप जितने अमेंडमेंट उसके अंदर लेके आए हैं
तो आप जो वेब बाई यूज़र का वो लेके आए हैं, तो आप जो इतना विपक्ष कह रहा, मुसलमान वो कह रहे हैं, तो आप क्यों उनकी नहीं सुनते हो? जी आप किसी भी देश के अंदर जो संस्थाएं हैं, अच्छी बात है, संस्थाएं सब धर्म की हैं, मजहबों की हैं, वो अच्छी बात है जी। कि जितना मैं अपने मजहब के बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ, दूसरे मजहब का आदमी को पढ़ना पड़ेगा उस मजहब के बारे में, जी उस जानने के लिए। तो जब देश में किसी भी धर्म, किसी भी बोर्ड के अंदर, किसी भी मजहब के बोर्ड के अंदर कोई गैर मजहब का आदमी नहीं है, तो आखिर जी। वक्फ बोर्ड के अंदर गैर मजहब का आदमी क्यों? तो क्यों नहीं सुनती सरकार? तो जाहिर सी बात है, जैसे 3 तलाक हो गई, CA/NRC हो गई, तो ये चौथा एक मुसलमानों को एक तरह से मतलब उनके हक को, हकूक़ को मारने का फैसला सरकार का है। जी अब जिस दुनिया की, इस हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत पे पूरे मुल्क के जितने माइनॉरिटी और मुस्लिम लोग हैं उनकी निगाह है, और हम लोगों को मालूम है, जी यकीन है अदालत के ऊपर कि इस वक्फ एक्ट में हम लोगों को इंसाफ मिलेगा सुप्रीम कोर्ट से। जी। अच्छा सर, अब मैं जो सवाल करने जा रहा हूँ उनका आपको सिर्फ एक लाइन में जवाब देना है। सबसे पहला सवाल था कि आपकी पार्टी की विचारधारा मौजूदा सरकार से किस तरह से अलग है? ये इसलिए अलग है कि जो मौजूदा सरकार है उसकी विचारधारा है नफरत, अच्छा बंटवारा, और समाजवादी विचारधारा है प्यार, मोहब्बत, सबका सम्मान। क्या आप मानते हैं कि भारत में विपक्ष की मौजूदगी या विपक्ष कमज़ोर हुआ है? बिल्कुल नहीं मानता। हाँ, इतना ज़रूर है कि सरकार ने विपक्ष को डराने के लिए अघोषित इमरजेंसी ज़रूर लगा रखी है। जी। जो हथकंडे विपक्ष को दबाने के वो सारे सरकार लगा रही है। आप सरकार की किस नीति से असहमत हैं? सरकार की कोई नीति ऐसी नहीं है जिससे हम लोग सहमत हो जाएं। सरकार जो भी काम कर रही है वो भेदभाव से कर रही है। जी। अच्छा, क्या आपको लगता है कि सरकार लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमज़ोर कर रही है? यकीनी तौर पे। इसमें क्या राय है? अच्छा जब देश की जनता कह रही है कि बैलेट से वो कराना चाहिए, तो सरकार को कहना चाहिए कि हाँ, कराएंगे बैलेट से पेपर। जी जैसे अभी जातीय जनगणना पे सरकार ने कहा कि हम कराएंगे, तो इसी तरह से सरकार को कहना चाहिए कि अगला चुनाव बैलेट पेपर से हम कराएंगे। सरकार को कहना चाहिए कि हम लोग अलग से एक नौजवानों को रोज़गार देने के लिए रोज़गार आयोग बनाएंगे, जी किसानों को उनका आयोग अलग बनाएंगे। तो निश्चित तौर पे जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं थी उनको कमज़ोर करने का काम इस सरकारों ने किया है। जी। अच्छा, आपकी नज़र में सरकार की सबसे बड़ी असफलता क्या है? लोगों को अच्छा इलाज ना मिलना, नौजवानों को रोज़गार ना मिलना, और जो उन्होंने वादे किए थे अपने मैनिफेस्टो के अंदर उन पे सब पे विफल होना। अच्छा, बेरोजगारी पर आपकी पार्टी के पास में क्या समाधान है? हम बाबा साहब के आरक्षण के अनुरूप लोगों को रोज़गार देंगे, जो रिक्वायरमेंट है उसे रोज़गार देंगे, जी और जो कोशिश है हम लोगों की कि लोगों को आउटसोर्सिंग ना मिलके स्थायी रोज़गार मिले, जी। ये हम लोगों की सरकार की प्राथमिकता रहेगी। अच्छा सर, आप अखिलेश यादव जी के 9 रत्नों में से एक हैं, ऐसा कहा जाता है। अब कोई कुछ भी कह ले, लेकिन मैं समझता हूँ जो समाजवादी पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता हैं, जी उन करोड़ों कार्यकर्ताओं में से एक कार्यकर्ता मैं भी हूँ। जी। अच्छा, आप अपने मुखालिफों से कैसे निपटते हैं? क्योंकि राजनीति में मुखालिफत तो ज़रूर होती है और आपसे मतभेद भी होंगे लोगों के, तो आप किस तरह से उन्हें ट्रीट करते हैं? देखिए, पहले तो मैं किसी से ज़ाती मुखालफत नहीं मानता। अच्छा, कोई मुझसे माने वो अलग बात है। दूसरी बात यह है कि मैंने तुमसे कहा जी कि मुखालिफ जो है अगर किसी का नहीं होगा तो वो आदमी उस शिद्दत से काम नहीं करेगा। जी मुखालफत होना इसलिए ज़रूरी है कि आदमी को काम करने की प्रेरणा मिलती है, उसे आगे बढ़ने के लिए मतलब आदमी को एक वो मिलता है कि यार वो कर रहा, मैं उससे बढ़िया करूं, जी कंपटीशन। जी तो लोग गलत कहते हैं कि साहब वो मुखालिफ को कोई नहीं निपटा सकता, आपका काम मुखालिफ को निपटाता है। जी। तो मैंने हमेशा ये कोशिश की कि मैं अच्छा करूं, उनसे अच्छा करूं और जनता के दिल में जगह बनाऊं। तो ये ऊपर वाले का करम और समाजवादी पार्टी नीति, मेरे नेता की अखिलेश यादव जी के काम और हम लोगों को उन्हें आगे बढ़ाना, जी। विरोधी अपना आप निमट गए। 2024 मौजूदा वक्त में और 90s के वक्त में, दोनों वक्त में बहुत फ़र्क है क्योंकि अब सोशल मीडिया आ गई है। तो उस वक्त की राजनीति में और इस वक्त की राजनीति में आप क्या फ़र्क देखते हैं सोशल मीडिया की वजह से? देखिए, सोशल मीडिया से अच्छा भी है और बुरा भी है। जी
एक ज़माना हुआ करता था कि जब दिल्ली और लखनऊ के अंदर जो सरकारें या दुनिया के अंदर कोई फैसले हुआ करते थे जी। किसी के हक के, किसी के नुकसान के, तो गांव में पता चलते चलते उन्हें महीनों लग जाता था जी। जब तक वो पूरा नुकसान कर जाता था। लेकिन अगर आज कोई अमेरिका में या दिल्ली के अंदर या लखनऊ के अंदर सरकार फैसला लेती है तो जिस मिनट फैसला लेती है करोड़ों लोगों को अगले मिनट पता चल जाता है। ये जी। सोशल मीडिया है। लेकिन ये भी सच है कि अगर किसी झूठ को सच बनाना है जी। तो वो भी सोशल मीडिया के लिए सोशल मीडिया ही है, और किसी सच को झूठ बनाना है तो वो भी सोशल मीडिया ही है। जी। तो फ़र्क तो है। सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। अगर आज पूरी मीडिया जिस तरह से सरकार के गुणगान करती है, तो अगर सोशल मीडिया नहीं होती तो यकीनी तौर पर सरकार की विफलताओं को और सरकार के बुरे कामों को नहीं दिखाया जाता। जी। तो ये भी सोशल मीडिया है। तो परिवर्तन तो बहुत आया है। जी। अच्छा, अगर आप राजनीति से एक हफ्ते के लिए या कुछ वक्त के लिए रेस्ट लें तो आप क्या करेंगे? सबसे ज़्यादा क्या पसंद करेंगे आप राजनीति से अलग हटकर? देखिए, राजनीति एक ऐसा इस दौर के अंदर एक ज़माना हुआ करता था कि चंद लोग राजनीति करते थे। जी। बड़े घरों के लोग, जी। राजा महाराजा, ये लोग राजनीति करते थे। लेकिन अगर आज सबसे ज़्यादा नौकरियों के अंदर कंपटीशन आया है, जी। अगर सबसे ज़्यादा अगर आज मतलब जिस तरह से किसी भी चीज़ के अंदर कंपटीशन आया तो राजनीति के अंदर भी कंपटीशन आया। जी। अगर आप 15 दिन के लिए कहीं गायब हो गए तो उस दौर में जितने भी एक्टिविटीज़ होने वाली क्षेत्र के अंदर हैं या अगर आपने क्षेत्र को खाली छोड़ दिया जी। तो निश्चित तौर पर वो शिकायत के तौर पे आपके सामने आएंगी जी। या किसी ना किसी विरोध के रूप में आपका सामना करेंगी। जी। तो इसलिए आप कहीं भी दुनिया के किसी कोने में भी जाते हो तो लगातार आपको संपर्क तो बनाना ही पड़ेगा। जी। आप छुट्टी नहीं ले सकते। पार्ट टाइम राजनीति नहीं है। अच्छा। अब जो लोग पार्ट टाइम राजनीति करते हैं वो अब तो फुल फ्लैश राजनीति है। अच्छा। आपने जगह खाली की, दूसरा तैयार बैठा है। आप 2012 में राज्य मंत्री भी रहे, कैबिनेट मंत्री भी रहे, तो आपने हसनपुर के लिए क्या किया? देखिए, मैं अकेले हसनपुर के लिए या हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए 2012 में नहीं, जी। मैं 2004 में सरकार रही। अच्छा। यहाँ पे मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री रहे इस क्षेत्र के अंदर, जब वो हसन गंगेत्री विधानसभा हुआ करती थी। तो हमने तब से लेके, मैं राज्यसभा का एमपी रहा, तब से लेके जब कभी भी मौका मिला तो हसनपुर क्षेत्र के लिए हम लोगों ने काम करने का काम किया। जी। जब मैं 2004 में मुलायम सिंह जी उझारी के अंदर जनसभा करने आए थे तो सबसे पहले हसनपुर के लिए स्टेडियम घोषित करके गए थे। अच्छा। क्योंकि हम लोग क्रिकेट यहाँ पे खेले, हम लोग पले बड़े, तो हम लोग देखते थे कि खेलने के लिए एक सुखदेवी इंटर कॉलेज का ग्राउंड था। जी। और जब कॉलेज वाले उसे मना कर देते थे तो उसमें बंद हो जाता था। तो हम लोगों का एक था कि एक बड़ा स्टेडियम इस क्षेत्र के अंदर होने चाहिए और यहाँ से अच्छे खिलाड़ी निकल के देश के अंदर जाएं। जी। लेकिन दुर्भाग्य कि वो ज़मीन कॉलेज मैनेजमेंट ने नहीं दी तो वो नहीं बन पाया। अच्छा। हम लोग राज्यसभा के अंदर गए, राज्यसभा बने, तो हम लोगों ने तो भी हसनपुर के लिए काम करने का काम किया। और जब 2012 में हम लोगों को हसनपुर विधानसभा के क्षेत्र की जनता ने मौका दिया जी। तो जितने भी मंत्री के रूप में या वैसे काम हो सकते थे, जैसे जितने हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर अगर सबसे बड़ी समस्या थी तो बिजली की समस्या थी। तो 12-33-11 kV के बिजली घर हम लोगों ने सरकार में बनाने का काम किया। अच्छा। उझारी 33-11 kV बनाया, गारापुर 33-11 kV बनाया, उसके बाद रेहरा वो 33-11 kV बनाया, आदमपुर 33-11 kV बनाया, आपके मंगरौला 33-11 kV बनाया, आपके सीता जगदेपुर 33-11 kV बनाया। जी। तो जो करीब 12 हम लोगों ने बनाए और चचौरा का जो 132 था वो भी उसी समय स्वीकृत हुआ था, लेकिन बना अब। जी। ये सारे बिजली घर बनवा के इस क्षेत्र की बिजली व्यवस्था हम लोगों ने सुदृढ़ करने का काम किया। जी। कोई क्षेत्र क्या ऐसा गांव नहीं है जिसके अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार के अंदर सड़कें ना हो, कोई ऐसे संपर्क मार्ग नहीं है जो नहीं बने हो। हसनपुर में एक अंतर्राज्यीय बस अड्डा हम लोगों ने बनवाया, डिग्री कॉलेज हसनपुर में हम लोगों ने बनवाया। हसनपुर के अंदर जो ट्रांसफार्मर की समस्या थी, वो सड़कों की समस्या थी, वो
बिजली अलग हसनपुर के लिए देने का, वो बिजली घर देने का हम लोगों ने काम किया। जी उसके बाद जो आपके ब्लॉक उझारी अलग हम लोगों ने बनाने का काम किया। रहरा के अंदर ITI हम लोगों ने बनाया, डिग्री कॉलेज हम लोगों ने बनाया, महिलाओं के लिए 50 बेड का अस्पताल बनवाया, 100 बेड का अस्पताल हम लोगों ने स्वीकृत कराया, लेकिन जगह नहीं मिल पाई तो नहीं बन पाया। जी तो इतना काम मैं समझता हूँ, हजारों करोड़ का काम इस विधानसभा के अंदर हम लोगों ने कराने का काम किया। जी वो अलग बात है, मैं आभारी हूँ अपने क्षेत्र की जनता के। उन्होंने एक बार मुझे मौका दिया और दूसरी बार हम लोग चुनाव हार गए। जी लेकिन जब कभी भी हम लोगों को सरकार के अंदर मौका मिला या मिलेगा तो हमेशा हसनपुर के लिए हम लोग काम करने का काम जी। करेंगे। अच्छा, वर्तमान में आप कांट से विधायक है, तो वहाँ के लिए आप क्या कर रहे हैं इस वक्त? जिस तरह से हम लोगों ने हसनपुर के लिए काम किया, बस ये हमारा दुर्भाग्य है कि कांट की जनता ने जो मोहब्बत, जो प्यार, खुलूस मुझे दिया, जो एहसान मुझे मेरे ऊपर किया, मैं उस एहसान को काम के बदले नहीं उतार पा रहा हूँ क्योंकि सरकार नहीं है। जी लेकिन जब भी मौका मिलता है, कांट की क्या है, वो पेंटून पुल का मामला हो, जी कांट के जो बैंडेड उद्योग है उसकी फ्लैट रेट पे बिजली का मामला हो, या उस क्षेत्र की सड़कों का मामला हो, या मेडिकल कॉलेज का मामला हो, या जो भी उस क्षेत्र की समस्याएं हैं, बिजली घर का मामला हो, अच्छी बिजली व्यवस्था का मामला हो, बस स्टैंड का मामला हो, या वहाँ से जाने वाली बसों की सुविधा का मामला हो, तो वो सदन से लेके अधिकारियों से मिलके हम लोग उठाने का काम करते हैं कि वहाँ की जनता को जो वो चाहती है उसके हम लोग पूरे करें। जी और हम लोगों ने काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो, जैसे एक गांव पड़ता था हसनगढ़ी, वहाँ आज़ादी से लेकर 78 साल के बाद जी उस गांव के लोगों ने सड़क नहीं देखी थी। जी हम लोगों ने प्रयास किया, वो सड़क बनी। बहुत सारे ऐसे जगह हैं जो वहाँ पर लोग आज भी बाढ़ की वजह से पूरी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। हम लोगों की कोशिश है कि वहाँ पर रामगंगा के ऊपर बांध बने, जी लेकिन बड़ा प्रोजेक्ट है, ये सरकार नहीं करेगी। लेकिन जब कभी भी समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो सबसे पहले वहाँ पे बांध बना के उस क्षेत्र में जो फसलों की बर्बादी होती है उसे रोकने का हम काम करेंगे। जी मेडिकल कॉलेज ये सरकार नहीं बना रही। जिस मेडिकल कॉलेज से टाई अप किया है वो मेडिकल कॉलेज इतना ज़्यादा रेटों पे इलाज करता है जैसे प्राइवेट अस्पताल हो। जी लेकिन या तो ये सरकार, हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं बनाए, ये नहीं बनाती, तो जिस दिन समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो मुरादाबाद के अंदर सबसे पहले मेडिकल कॉलेज बनवाने का काम हम लोग करेंगे। जी क्योंकि मुरादाबाद सबसे ज़्यादा फॉरेन करेंसी जनरेट करता है। अच्छा। पीतल नगरी, एक्सपोर्ट का पूरा काम, क्योंकि सबसे ज़्यादा दमे के मरीज, सबसे ज़्यादा जो ब्रास का काम होता है उससे ज़्यादा जो मजदूर है, लाखों मजदूर उसमें काम करता है। तो अगर मेडिकल कॉलेज की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो मुरादाबाद को है। लेकिन आज तक सरकार कहती है कि हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, लेकिन मुरादाबाद में मेडिकल कॉलेज नहीं, अमरोहा में मेडिकल कॉलेज नहीं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों से टाइप कर रखा है। जी तो ये काम हम लोग काट के लिए भी कर रहे हैं और सरकार में अगली बार 27 में मौका मिला तो काट क्षेत्र का नक्शा बदलने का काम करेंगे। जी। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे था कि आप अपनी फैमिली को किस तरह से टाइम देते हैं, क्योंकि पूरा वक्त तो आप राजनीति में रहते हैं, तो उनकी शिकायतें रहती हैं आपसे? नहीं, शिकायतें तो रहती हैं जी। और फैमिली एक ऐसा पार्ट है लाइफ का जो आदमी चाह के भी नहीं छोड़ सकता। जी। तो शिकायत तो टाइम जितना भी दे दो वो कम ही कम है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश रहती है उसमें से मैं अपने बच्चों के लिए, बीवी के लिए, माँ बाप के लिए टाइम निकालूं। जी। और क्योंकि ये मेरी खुशकिस्मती है कि मेरी वालदा भी पॉलिटिशियन रही, मेरे वालिद भी पॉलिटिशियन रहे जी। और मेरी बीवी भी पॉलिटिशियन है, तो सब समझते हैं। तो इसलिए वो सब समझते हैं जी। कि भाई ये जो कर रहा है ये लोगों की खिदमत कर रहा है। जी। और कोई माँ बाप, कोई बीवी ये नहीं चाहेगी कि उसका शौहर, उसका बेटा लोगों की खिदमत में न जाए, क्योंकि वो जानती हैं कि ये अगर कहीं जा रहा है, किसी के लिए भाग रहा है, दौड़ रहा है, तो ये लोगों की खिदमत के लिए दौड़ रहा है। जी। तो अगर उन्हें कभी गुस्सा भी आता है इस बात पे तो उसे सह लेती हैं। मैं भी उन्हें बता देता हूँ, बताओ ऐसा नहीं करूँगा तो कैसे काम चलेगा। क्योंकि मेरी पत्नी भी लोकसभा चुनाव लड़ी, जी। जब वो घूमी
तो उसने देखा कि जनता कितना समाजवादी पार्टी को, कितना अखिलेश जी को, मुलायम सिंह जी को प्यार करती है, कितना कमाल अख्तर को चाहने वाले लोग हैं, और कितना हम लोग काम करते हैं। कहीं जाते थे तो वो बताते थे कि हमारे साहब ऐसे किया, हमारे शादी में आए, हमारे मरने में आए, जीने में आए। मेरी वालदा भी चेयरमैन रही, मेरे वालिद भी चेयरमैन रहे। जी तो इसलिए फैमिली को टाइम तो मैं जितना मेरी कोशिश होती मैं देता हूँ, जी लेकिन मेरे परिवार को मुझसे शिकायत नहीं रहती कि अगर मैं नहीं भी दे पाया तो वो खुशी के साथ खुश रहते हैं, क्योंकि वो खुद भी जानते हैं, क्योंकि खुद भी इस फील्ड में है तो अच्छी तरह से जानते हैं कि भाई ये कम टाइम मिला तो किस लिए मिला। जी, चीज़ें समझते हैं। अच्छा, एक थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है कि आप अपने परिवार में, अपने बच्चों में सबसे ज़्यादा किससे मोहब्बत करते हैं? देखो ऐसा है ना, दुनिया में वो इंसान है ही नहीं जी कि जो अपने बच्चों के अंदर फ़र्क कर दे। अच्छा। भाई बच्चों के अंदर फ़र्क कर दे, फिर फ़र्क कितना करता है कि मेरी पहली बेटी, मेरी बच्ची मेरी बेटी थी, जी तो मैं सबसे ज़्यादा प्यार बेटी से करता था। अच्छा। उसके बाद मेरा बेटा आया तो मैं फिर बेटे से प्यार करने लगा। फिर उसके बाद मेरा छोटा बेटा आया तो फिर मैं छोटे बेटे से प्यार करने लगा। तो प्यार जैसे जैसे बच्चे दुनिया में आते रहे वैसे वैसे प्यार चलता रहा, और जब तीनों आ गए तो सबसे तीनों से बराबर प्यार है। जी तो कोई माँ बाप बच्चों से बंटवारा नहीं कर सकता। जैसे आंखें में आदमी फ़र्क नहीं कर सकता ना, जी तो ऐसे औलाद में भी कोई फ़र्क नहीं कर सकता है। जी बेटा हो या बेटी हो, सब बराबर होते हैं। और मैं, अल्लाह का करम है कि अल्लाह ताला ने मुझे इतने अच्छे बेटे दिए, बच्ची दी, और इतने अच्छा परिवार मुझे मिला। तो ये सब उसका करम है, और मैं अपने परिवार को बेपनाह प्यार करता हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर मुझे वक्त देने के लिए। आखिर में बस मैं चाहूँगा कि आप नौजवानों को एक मैसेज दे दें। अब मेरा पूरे इस शो को जो भी देख रहे हैं मेरे नौजवान साथियों से यही मेरी अपील है कि आप सब लोग इस राजनीति के फील्ड के अंदर आइए, क्योंकि इस राजनीति एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए आप अपने मुल्क की, अपने शहर की, अपने इलाके की खिदमत कर सकते हो, गरीबों की खिदमत कर सकते हो, और अपने देश को आगे ले जा सकते हो। और मैं द असद टॉक और सलीम साहब का ख़ास तौर से इस शो पे बुलाने के लिए बेपनाह शुक्रगुजार हूँ कि उनके ज़रिए इस बात को मैं बहुत सारे लोगों तक पहुँचा सका। बहुत बहुत शुक्रिया सर मुझे समझने के लिए।